हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सूरज और मैं आप लोगों से जो ग्रुप डी में हमारा सेक्शन है रीजनिंग का, वो सेक्शन में कवर करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि सरकारी परीक्षा आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी का वीडियो सीरीज लेके आया है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग जो हमारा रेलवे ग्रुप डी का जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2018 में, तो उसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन पेपर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में। तो मैं आपको रीजनिंग के जो भी सेक्शन के क्वेश्चंस है वो कवर करते हुए चलूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है, कैसे हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी अगर कहीं डाउट हो रीजनिंग के क्वेश्चंस को लेके आपका वह डाउट क्लियर होते हुए जाए और आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाओ रीजनिंग में, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा पेपर हुआ था 18 सितंबर 2018 को, जो हमारा शिफ्ट 1 पेपर था, उस पेपर में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करूँ, एग्जाम पैटर्न बता दूं कि जो हमारा एग्जाम होता है 100 क्वेश्चंस में आपको 25 क्वेश्चंस जो है वो आपको रीजनिंग के मिलेंगे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब ये सेक्शन है आपको स्कोर करने के लिए। बहुत ही कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बस आपको चाहिए थोड़ा सा प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चंस पते होने चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। और जैसे कि आपको पता है ग्रुप डी का एग्ज़ाम का भी डेट रेलवे ने अनाउंस कर दिया है, जो कि अराउंड जुलाई मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी कम टाइम है, आपको रीजनिंग को स्किप नहीं करना है। बहुत लोग होते हैं रीजनिंग इजी है स्किप कर देते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, और वो क्या होता है कि 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो सभी कोई इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे वो फंस जाएंगे। तो रीजनिंग में आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए चलो, ठीक है बस। तो फिर आप मैक्सिमम जो 25 क्वेश्चन से आप अटेम्प्ट कर लोगे और रीजनिंग से आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो जैसे कि मैं बात करूं, जो हमारा पेपर हुआ था 18 सितंबर 2018 में जो शिफ्ट 1, तो उसमें जो रीजनिंग का हमारा पहला क्वेश्चन था वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और यहाँ पे होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में 3 ऑप्शन जो होते हैं ना, वो एक सिमिलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होगा, किसी एक ग्रुप को वो बिलोंग कर रहे होंगे, कुछ पैटर्न उनके बीच में क्रिएट हो रहा होगा। और एक चौथा, एक अकेला ऑप्शन ऐसा होगा ना जो कि सबसे अलग होगा। बस वो अकेला जो ऑप्शन है ना, उसे हमें फाइंड आउट करना होता है और वही हमारा आंसर हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्या बोल रहा है वो हमने समझ लिया। अब हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या ऑप्शंस में हम किस ग्रुप से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो यहाँ अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह है कॉटन, दूसरा है वूल, तीसरा है रेयन, चौथा है कार्डबोर्ड। तो अगर आप यहाँ पे, बहुत लोगों को जैसे पता होगा, जो हमारा ऊपर का 3 ऑप्शन है ना, यह फैब्रिक से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि ये क्लॉथिंग से बिलोंग करता है, क्योंकि इनसे आपको कपड़े, स्वेटर, इस तरह के जो भी आइटम्स है, मतलब क्लॉथिंग आइटम्स जो भी है, वो ऑप्शन जो हमारा स्टार्टिंग का 3 है उसके हेल्प से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है और हम लोग वो चीज़ें पाते हैं। बट एक चौथा जो हमारा ऑप्शन है कार्डबोर्ड, यह सबसे अलग है, ठीक है। ये किसी भी क्लॉथिंग इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता है। कार्डबोर्ड एक अलग आइटम है, ठीक है। तो यह हमारे जो 4 ऑप्शंस गिवन है इसमें सबसे यह अलग है, जिसके वजह से ये जो हमारा ऑप्शन डी है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों को क्या करना होता है, इसी तरह से सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करना होगा, कुछ ना कुछ। चाहे हो सकता है यहाँ पे आपको जो ऑप्शन जो 3 दिया था, यहाँ पे कोई खाने का आइटम हो दे देता, ठीक है, वो, और एक हमारा कार्डबोर्ड अलग ऑप्शन होता। तो वो जब इस तरह के होते हैं, मतलब वहाँ पे सिमिलैरिटीज क्या हो रहा है, वहाँ फूड आइटम है, यहाँ पे फैब्रिक्स आइटम है। तो इस तरह के सिमिलैरिटीज जो फाइंड आउट हमें करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, और जो हमारा सबसे अलग होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो ये था पहला क्वेश्चन जो हमारा पेपर हुआ था। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा चीज़ें पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस में करना हमें क्या है, ठीक है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन पहला। चलिए आइए देखते हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ प्लस बिकम्स डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन बिकम्स प्लस देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है बहुत ही मतलब अरिथमेटिक इक्वेशन है, बस जो सिंबल बोल रहा है उन्हें हमें रिप्लेस करना है और हमें कैलकुलेट करके हमारा आंसर फाइंड आउट कर लेना है। हमारे ये इक्वेशन दिया हुआ है 36 + 6 × 12। अब बट यहाँ पे बोल क्या रहा है ना कि यहाँ पे जो प्लस साइन है ना वो प्लस एग्जैक्टली नहीं है, वो डिवाइड है। इसने क्या किया है, मतलब एक तरह से कोड कर दिया कि प्लस का मतलब डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्लस, बस आपको उसी को इम्प्लीमेंट करना है, कैलकुलेट करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो साइंस है हमारे उसे हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जो भी हमारा मैथ्स कहता है कैलकुलेट करने का प्रोसेस उस तरह से करेंगे। बॉड मास लगेगा तो बॉड मास लगाना होगा, उन चीज़ों में कोई भी चेंजेस नहीं होगा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। अगर बॉड मास का जहाँ पे रूल इंप्लीमेंट करना है तो वो हमें करना होगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा था कि प्लस की जगह पे क्या करो, डिवाइड कर दो। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, ये एक ब्रैकेट के अंदर है, और जो प्लस है वो डिवाइड, यहाँ पे भी ये डिवाइड हो जाएगा, ये होल ब्रैकेट के अंदर है। अब क्या बोल रहा है, जो मल्टीप्लीकेशन है वो प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये +12, ठीक है। अब हमें जैसे पता है कि हमें पहले ब्रैकेट को कैलकुलेट करना है, तो अगर हम लोग यहाँ 36 / 6 करते हैं तो इसका जो हम लोग का आएगा 6। तो यहाँ पे हमारा जब कैलकुलेट किए तो 6 / 6 होल ब्रैकेट +12। अब फिर यहाँ पे 6 / 6 करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 12, इट मीन्स कि जो हमारा आंसर आएगा 13, ठीक है। बस हमने जो सिंबल्स बोला था जिससे रिप्लेस करने का वो हमने किया, और जो भी हमारा कैलकुलेशन पार्ट जैसे मैथमेटिक्स में होता है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए हमें कैलकुलेट करना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन सी है 13, ये करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही बड़ा नंबर भी नहीं दिया था कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाए। अब 36 / 6 आप बहुत ही रफली मतलब आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत बड़ा नंबर होता 1000, मतलब अगर यहाँ पे होता 1296 इस तरह का नंबर, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता था। बट रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है तो वो छोटा छोटा ही नंबर देता है। बस आपको क्या करना है कि जो अब जैसे यहाँ बॉड मास का यूज है तो आपको वो चीज़ें इंप्लीमेंट करना होगा। ब्रैकेट अगर पहले कैलकुलेट होता है तो ब्रैकेट पहले हमें करना होगा, ऐसे नहीं कि हमने कैलकुलेशन पार्ट में, बहुत लोग क्या होता है जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन पार्ट ही मिस कर देते, मतलब इनकरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। वो चीज़ें हमें नहीं करना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि ये है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का क्वेश्चन। कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करें। अब जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड एजम्पशन एंड डिसाइड विच ऑफ द एजम्पशन इज इम्प्लिसिट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या है कि आपको स्टेटमेंट गिवन है, 2 एजम्पशन गिवन है, आपको स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्या कहना चाह रहा है, और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो एजम्पशन दिया हुआ है कौन सा वह करेक्ट फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको एज्यूम करना होगा चीज़ों को कि कौन सा इम्प्लीमेंट कर सकता है, कौन सा फॉलो कर सकता है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से और करेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं कि द स्कूल मैनेजमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड कंपल्सरी स्विमिंग सेशन फॉर चिल्ड्रेन बिलो क्लास 5। बोल क्या रहा है कि एक स्कूल है, उसके जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने क्या बोला है कि जो भी क्लास 5 से नीचे स्टूडेंट हैं उनको भी स्विमिंग का सेशन अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब उन्होंने स्विमिंग का सेशन इंट्रोड्यूस किया है अपने स्कूल में, और हर एक कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट है क्लास 5 से नीचे के भी स्टूडेंट, उन्हें भी वो उन सेशन को अटेंड करना है, ये हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है। तो अब हमें क्या है कि अब हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, स्टेटमेंट समझ लिया, अब हमें एजम्पशन पढ़ना है कि कौन सा एजम्पशन करेक्ट हो सकता है, कि आखिर अगर ये स्टेटमेंट है तो किन किन चीज़ों से वो हमारा स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। तो पहला क्या एजम्पशन बोल रहा है कि यंगर चिल्ड्रन लर्न स्विमिंग फास्टर। अगर कोई स्कूल मैनेजमेंट स्विमिंग सेशन अटेंड जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है स्कूल में, तो क्या उसे इंट्रोड्यूस करने का यह पर्पस हो सकता है कि जो भी यंगर चिल्ड्रन है वह स्विमिंग फास्टर मतलब बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं? क्या यह आपको लगता है?
पहला तो बात कि स्कूल में जो भी है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट में क्लास 5 बहुत ही अच्छे से इसने मेंशन किया हुआ है। और स्कूल में आप जानते हो कि मैक्सिमम जो है यंगेस्ट स्टूडेंट ही होते हैं, और ऐसा आप नहीं बोल सकते कि यंगर जो स्टूडेंट होते हैं वो स्विमिंग बहुत ही जल्दी सीखते हैं। ठीक है, अगर आपको स्विमिंग सीखने का इंटरेस्ट है तो आप भी बहुत ही, चाहे आप स्कूल में हो या ना हो, आप कॉलेज में हो, फिर भी आप चाहे तो सीख सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो इस तरह से जो हमारा एजम्पशन है वन, यह बहुत 100% या बहुत अच्छे से हमारा जो स्टेटमेंट है उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा है। क्योंकि स्विमिंग यहाँ पे बोल रहा है कि क्लास 5 के जो नीचे है उसे भी अटेंड करना कंपलसरी है, और यहाँ पे हमारा एजम्पशन बोल रहा है कि यंगर चिल्ड्रन बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं। ये ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी अगर चाहे तो सीख सकता है। तो इस तरह से एजम्पशन वन जो है वह 100% तो आप नहीं बोल सकते कि ये जस्टिफाई कर रहा है स्टेटमेंट को। दूसरा क्या बोल रहा है कि द स्कूल विशेस टू एनहांस द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस करने का ये डेफिनेटली पर्पस हो सकता है स्कूल मैनेजमेंट का कि जितने भी स्टूडेंट है उसके स्कूल में, चाहे वो क्लास 1 में हो, 2 में हो, 5 में हो या क्लास 10 में हो, सभी का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ना वो चीज़ें एनहांस होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, जब आप इसी तरह से पढ़ाई के अलावा स्विमिंग सीखते हो, ठीक है, आप अच्छा गेम किसी में खेलते हो, तभी आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो अच्छा हो सकता है। तो यह डेफिनेटली स्कूल का एक विश हो सकता है कि भाई अगर हम लोग स्विमिंग इंट्रोड्यूस करते हैं तो अगर स्टूडेंट सीखते हैं तो वो उनके पर्सनल जो डेवलपमेंट जो स्किल है उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे जाके। तो डेफिनेटली अगर जो हमारा एजम्पशन 2 है वह जस्टिफाई करता है हमारे स्टेटमेंट को, 1 नहीं करता। तो इस तरह से हम लोग अगर ऑप्शन देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन सी है, ओनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाता है। तो इसी तरह से स्टेटमेंट एजम्पशन में आपको चीज़ें पढ़ना है, एजम्पशन को देखना है कि कौन सा हो सकता है उसके पीछे जो हमारा स्टेटमेंट में चीज़ें बोला जा रहा है, ठीक है, जो जस्टिफाई कर रहा हो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट को स्टार्टिंग में थोड़ा सा या इस तरह के जो टॉपिक होते हैं स्टेटमेंट एजम्पशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट आप प्रैक्टिस करो, 10-15 क्वेश्चन अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो, सॉल्यूशन देखते हो सकता है आपको स्टार्टिंग में गलत हो, बट आप सॉल्यूशन देखो, फिर वहाँ पे जो स्टेटमेंट मेंशन्ड होता है उसके थ्रू आप सोचो कि नहीं, आप जो मार्क किया है वो डेफिनेटली वो गलत है, ठीक है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोचना होता है, तभी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को करेक्टली मार्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग का है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ इन अ कोडेड लैंग्वेज कॉक इज रिटन एज DPDL देन हाउ हैन विल बी रिटन एज। अब क्या बोल रहा है कि इसे इसने कोड कर दिया। अब हमें इसके बीच में इसे कोडिंग डिकोडिंग का है, हमें वो फाइंड आउट करना होगा पैटर्न की किस तरह से इसने कोड किया है। अगर हम लोग वो बहुत ही इजीली मतलब अगर सॉल्व मतलब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, देन वही सेम चीज़ हमें इसमें अप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको बहुत कम टाइम में और अच्छे से करना है तो आपको जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ना अल्फ़ाबेट्स के, वो बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली और कम टाइम में कर पा रहे होगे। अदरवाइज आपको क्या करना होगा कि एग्जाम में वही रफ पेपर जो मिलता है वहाँ पे आप लिखोगे ABCD टिल Z, और फिर आप उसका पोजीशनिंग वैल्यू लिखोगे कि A का मतलब A1, B का मतलब 2। इससे बेटर है कि आप एक बार में मतलब उन सभी पोजीशन वैल्यू को याद कर लो अच्छे से, ताकि वो जितने भी एग्जाम है आप फिर उसके बाद याद करने के बाद आप प्रैक्टिस करो तो आपको वो बहुत ही अच्छे से, बोलते हैं ना कि आप बहुत ही क्वेश्चन में रेगुलरली मतलब अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ये कभी भी टफ नहीं लगेगा। आपको रफ पेपर में उन चीज़ों को लिखना नहीं पड़ेगा, आप माइंड में ही मतलब चीज़ों को याद करोगे कि हाँ C का मतलब 3 होता है, आप इम्प्लीमेंट करोगे और इस तरह से आपका काफ़ी टाइम बच रहा होगा एग्जाम में। अब जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो C का अगर आप बोलोगे तो पोजिशन वैल्यू क्या होता है अल्फ़ाबेट में, तो 3 होता है। O का बात करोगे तो वह 15 होता है। K का बोलोगे तो 11 होता है। अब इसी तरह इधर आप देख लो कि इधर क्या है, D का मतलब 4, P का मतलब 16, D 4, ये 12। अब आप जब आपने यहाँ पे नंबरिंग वैल्यू जो पोजीशन वैल्यू लिख दिया तो आप बहुत ही इजीली देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 3 था, हुआ क्या, +1 हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 15 था, हुआ क्या,
+1 हो गया, 15 से 16 हो गया। यहाँ पे भी क्या हुआ, 3 + 1 4 हो गया। इसमें भी आप देखोगे 11 + 1 12 हो गया। मतलब हर एक में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, और वही हमारा जो है यही सेम पैटर्न को हमें जो इसमें लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हेन है HEN, अब हमें क्या है GH, मतलब इन सभी का आपको पोजीशन वैल्यू पता होना चाहिए। अब जैसे कि अगर मैं H की बात करूं तो H होता है 8, E होता है 5, N होता है 14। अब बस आप इंप्लीमेंट करो, 8 + 1 करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा आंसर 9, 5 + 1 6, 14 15। ठीक है, +1 हमने कर दिया। अब हमने नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब आपको अगर याद है पोजीशन वैल्यू कि 9 का मतलब क्या होता है, आप लिखते जाओ। 9 का मतलब होता है I, 6 का मतलब होता है F और 15 होता है O। अब ऑप्शन में आप मैच कर लो, IFO ऑप्शन डी में है अवेलेबल, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए, तभी आप टाइम बचा पाओगे एग्जाम में। अदरवाइज फिर आप रफ में वही पोजीशन वैल्यू लिख रहे होगे कि ए का मतलब 1 Z तक, फिर आप कुछ कहीं अगर किसी क्वेश्चन में रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो उसे भी फिर आप लिखोगे। तो आपको अल्फ़ाबेट में मतलब स्टार्टिंग टू A to Z पोजीशन वैल्यू, फिर रिवर्स ऑर्डर में भी आपको याद होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप मतलब वो लिखना ना पड़े। और आप टाइम तभी बचा सकते हो कि जब आप रीजनिंग के क्वेश्चंस या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस है उसमें आप मैक्सिमम जो है ना माइंड में ही चीज़ें कैलकुलेट करो। मतलब आपका पेन का यूज काफ़ी कम होना चाहिए, तभी आप टाइम बचा सकते हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड सेलेक्ट द विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। यहाँ क्या है कि स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, दो कंक्लूजन दिया हुआ है। हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है, देन फिर कंक्लूजन को देखना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है, और जो कंक्लूजन करेगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ें, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको फाइंड आउट करना है ना, तो आप फिगर के थ्रू जो डायग्राम जैसे कि मैं अभी बताने वाला हूँ वैसे करोगे तो काफ़ी कम टाइम में और अच्छे से आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। बोल क्या रहा है कि सम पिन्स आर मेटल्स। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बनाया, अब ये क्या है कि पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या बोल रहा है कि ये मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सम पिन्स आर मेटल्स, तो ये जो हमारा पार्ट है डेफिनेटली सम पिन्स आर मेटल्स स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि सम क्लिप्स आर मेटल्स। अब क्लिप और मेटल में भी कुछ रिलेशन है, और ये जो पार्ट है सम क्लिप्स आर मेटल जो हमारा स्टेटमेंट टू ऐसे जस्टिफाई मतलब उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अभी हमारा पिन और क्लिप का जो हमारा स्टेटमेंट में है कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया है। ठीक है, इस तरह के मतलब अगर आप डायग्राम बनाते हो तो मल्टीपल डायग्राम्स बन सकते हैं, बट आपको स्टेटमेंट जो है ना डायग्राम के थ्रू जस्टिफाई होना चाहिए। अगर आप कुछ लोग होंगे कि जैसे कि क्या करेंगे ना कि इस तरह के भी डायग्राम बना सकते हैं, ये बोलेंगे पिन है, ये बोलेंगे मेटल है, और इस तरह से बना देंगे क्लिप। अब बोलेंगे ये पार्ट तो हमारा स्टेटमेंट 2 को जस्टिफाई कर रहा है, बट ये पार्ट तो कहीं भी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है। तो इस तरह से ये फिगर तो मतलब है ना गलत हो जाता है इन दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो यही जो फिगर है जो कि जस्टिफाई कर रहा है हमारा दो स्टेटमेंट को। अब हमें क्या करना है कि इन्हीं फिगर को यूज करते हुए अब हमें कंक्लूजन पढ़ना है कि कौन सा कंक्लूजन सही हो सकता है। जो चीज़ें स्टेटमेंट में नहीं बोला गया है वो हमें एज्यूम नहीं करना है। जो 100% चीज़ें मेंशन होंगी उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन को देखना है कि वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसे रिप्रेजेंट जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन 1 की सम मेटल्स आर पिन्स, सम मेटल्स आर पिन्स, तो डेफिनेटली ये जो पार्ट है सम मेटल्स आर पिन जो हमारा कंक्लूजन 1 है, इस पार्ट के हिसाब से डेफिनेटली ये जो कंक्लूजन 1 है करेक्ट हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है सम पिन्स आर क्लिप्स। अब जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे पिन और क्लिप के बीच में स्टेटमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं मेंशन्ड है, तो आप वो चीज़ें 100% नहीं बता सकते कि क्या पिन और क्लिप के बीच में किसी भी तरह का रिलेशन है या नहीं है। तो डेफिनेटली जब चीज़ें नहीं मेंशन्ड है तो हम लोग इसे रॉन्ग ही मानेंगे कि हमारा जो कंक्लूजन 2 है वो फुलफिल नहीं कर रहा है। इस तरह से जो हमारा कंक्लूजन 1 है सिर्फ वही करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, और जो हमारा ऑप्शन सी हो जाता है वह करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। हमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन में चीज़ें एज्यूम नहीं करना होता है। जो भी स्टेटमेंट में अगर मेंशन्ड है, अगर वो
कंक्लूजन में चीज़ें मेंशन्ड है और वो चीज़ें मैच हो रही हैं, तभी हम लोग उस कंक्लूजन को करेक्ट मानेंगे। अदरवाइज हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे कि ये फिगर ऐसे हो सकता था, ऐसे होता तो ये करेक्ट हो जाता। नहीं, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल भी दिया था, कुछ लोग हो सकता है कि वो भी डायग्राम बना दे, बट वो किस लिए रॉन्ग था वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि पिन और क्लिप के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है, तभी हम लोग क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग करेक्टली मार्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोगों से मतलब ये ऐसा है कि इस तरह के क्वेश्चन जो भी आते हैं बहुत लोग गलत कर रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि करेक्ट हो जाता है बट काफ़ी टाइम वो लोग स्पेंड कर रहे होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या है इस फिगर में कैलकुलेट करना है। इसमें अगर आपको फिगर काउंटिंग, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, प्रो मेथड बहुत सारे हैं। रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चंस का एक फिक्स मेथड नहीं होता है कि आप सिर्फ इसी से सॉल्व कर सकते हो। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के मेथड यूज़ करते हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ मैं वो बताता हूँ कि मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो या ट्रायंगल्स हो। तो अगर मुझे जैसे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं, आप इस फिगर को आप देखो, ये रेक्टेंगल है, बट अगर आप देखोगे तो ये सिंगल फिगर है, मतलब इसमें और कोई दूसरा फिगर अटैच नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे ना कि जो सिंगल मतलब एक फिगर के हेल्प से अगर रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है ना, उस रेक्टेंगल को पहले काउंट कर लेते हैं। जैसे कि अगर ये एक फिगर को मिला के एक रेक्टेंगल बन रहा है तो ये हमारा एक हो गया, ये हो गया दो, ये भी अगर आप देखोगे ये तीसरा, इसमें और कोई दूसरा फिगर कंबाइन नहीं है या मिला के या रेक्टेंगल नहीं बनाया गया है। तो ये जो हमारा रेक्टेंगल होगा ये 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, 7, 8, 9, 10। मतलब अगर आप देखोगे तो सिंगल फिगर को मैच करके 10 रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये आपको नंबर ऑफ फिगर्स है, और यहां मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, अब जैसे कि हमने सिंगल फिगर से हेल्प से मतलब काउंट कर लिया कि कितने 10 रेक्टेंगल बन रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि दो फिगर को मिला के कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं उस चीज़ों को हम लोग काउंट करते हैं। तो अगर देखोगे कि ये जो हमारा पहला फिगर है, हमारा नीचे वाला फिगर है, ये दो फिगर को अगर हम लोग मिला रहे हैं ना, तो भी हमारा एक ओवरऑल जो रेक्टेंगल है वो हमारा ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो क्या हुआ, ये जो हमारा रेक्टेंगल बन रहा है ये दो फिगर को मिला के रेक्टेंगल बन रहा है। अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि दो फिगर को मिला के कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं उस चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो पहला तो हमारा ये हो गया, ये दो फिगर को मिला के आप देखोगे, फिर ये दूसरा फिगर, ये दो फिगर को मिला के ये दूसरा रेक्टेंगल है, मतलब ये पार्ट को मिला के एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। इसी तरह अगर आप फिर देखोगे तो दो हो गया हमारा। फिर आप देखोगे कि ये पार्ट जो आप देखो, तो ये पार्ट दो पार्ट को मिला के हमारा एक और रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब हमारा 3 रेक्टेंगल हो गया दो फिगर को मिला के। इसी तरह आप यहाँ नीचे वाले पार्ट को देखो तो ये भी एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है दो फिगर को मिला के, तो 4 हो गया। इसी तरह फिर और एक फिगर है, अगर आप इस तरह, हमने अभी तक वर्टिकली देखा था, अब हॉरिजेंटली देखो कि कितने रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं दो फिगर को मिला के। तो ये हमारा एक और रेक्टेंगल है जो कि हॉरिजेंटली हमारा ये फिगर को मिला के, मतलब दो फिगर को मिला के हमारा 5 रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब जब हमने दो कर लिया, अब हम लोग देखते हैं कि 3 फिगर को मिला के कितने रेक्टेंगल फॉर्म हो सकते हैं। तो अगर आप 3 फिगर को मिलाओगे तो एक फिगर, दो फिगर और ये 3 फिगर को मिलाओगे ना, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। फिर ये 2, 3, ये 3 फिगर को मिलाओगे तो एक हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा होगा। क्या हमारा और कहीं भी 3 फिगर को मिलाकर रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है? डेफिनेटली यस। कौन सा है वो? ये दो आपने जैसे देख लिया, अब 1, 2, 3, ये 3 फिगर को मिला के हमारा एक तीसरा रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से 3 फिगर को मिला के हमारा जो है 3 रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हम लोग 1 बाय 1 बढ़ते जाएंगे। हमने 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया। अब देखते हैं कि क्या 4 फिगर को मिला के कोई रेक्टेंगल फॉर्म हो सकता है। तो आप देखोगे तो 1, 2, 3, ये तो हमने काउंट कर लिया था। तो यहाँ पे आप देखोगे 1, 2, 3, 4 फिगर को मिला के भी हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है।
क्या और कहीं हो रहा है? तो आप देखोगे और कहीं नहीं, हमारा मतलब 4 फिगर को मिला के एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। अब इसी तरह हम लोग 4 देख लिया, 5 देखना है, 5 फिगर को मिला के क्या रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है? तो डेफिनेटली यस, 1 2 3 4 5, ये 5 फिगर को हमने मिलाया तो ये ओवरऑल हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, एक हो गया, यहाँ पे एक मैंने लिख लिया। मैं मिटाते जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली मतलब पता चले कि कौन कौन सा रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। एक हमने देख लिया, क्या और 5 फिगर को मिला के कोई रेक्टेंगल हो रहा है? तो देखोगे 1 2 3 4 5, डेफिनेटली यस, 5 फिगर को मिला के एक और रेक्टेंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो 5 फिगर को मिला के हमने अभी तक 2 जो है रेक्टेंगल देख लिया है। तो और क्या फॉर्म हो सकता है 5 को मिला के? देख लो, कहीं भी नहीं होगा। अगर हमने रेक्टेंगल देखा 1 2 3 4 5 6 7, 7 को मिला के होगा 1 2 3 4 5, ये हमने काउंट कर ही लिया। तो आई थिंक 5 से हमारा सिर्फ 2 ही रेक्टेंगल फॉर्म होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या 6 से हो रहा है क्या? तो 6 से आप देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, तो 6 से आपको 0। 7 से मिल रहा है क्या? 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से तो मिल गया एक। और कोई दूसरा हो सकता? 7 से और नहीं है। 8 से 1 2 3 4 5 6 7 8, डेफिनेटली यस। अगर 1 2 3 4 5 6 7 और ये इस फिगर को मिला ले तो ये हमारा एक और रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। मतलब 8 फिगर को मिला के भी हमें एक रेक्टेंगल तो मिल ही रहा। उसके बाद हमने जब देख लिया 8, 9 देखना है, 9 से हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं। अब हमारे पास क्या है? सिर्फ 10 फिगर को मिला के ओवरऑल जो हमारा रेक्टेंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फिगर को मिला के हमारा जो ओवरऑल जो हमारा आउटर रेक्टेंगल था ये फॉर्म हो रहा था, तो ये एक हो गया। अब हमने सारा कर लिया, अब काउंट कर लो, 10 + 5 15 3 18 19 21 22 23 24, हमें कितना मिल गया? 24 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मिल गए। हमारा ऑप्शन डी में 24 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें मैं कैलकुलेट करता हूँ। आप फिगर मतलब एक फिगर को मिला के कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं पहले उसे कैलकुलेट कर लो, फिर 2 फिगर को मिला के कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं उसे कैलकुलेट कर लो, फिर 3 फिगर को। इसी तरह आप ये कॉन्सेप्ट सारे में अप्लाई कर सकते हो और आपके जो गलत होने के चांसेस है इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी कम हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने बोला मेथड और भी हैं डेफिनेटली, कौन सा मेथड किसके लिए अच्छा है, किससे वो करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर पा रहा है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा क्वेश्चन जो है करेक्ट होना चाहिए। इस मेथड को जब मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे एरर के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं और मेरा जो आंसर है वो मतलब मैक्सिमम चांस में करेक्ट आता है इस मेथड को अप्लाई करके। अगर ऑप्शंस में 24 नहीं प्रेजेंट होता तो डेफिनेटली मैं फिर एक बार कैलकुलेट करता कि मैं कहाँ पे मिस हो रहा। मैंने देखा 24, मैंने काउंट कर लिया और हमारे जो ऑप्शन डी में 24 था। ठीक है, तो डेफिनेटली यह करेक्ट आंसर ही है। तो इस तरह से चीज़ें हमें अप्लाई करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इस तरह के क्वेश्चंस और अप्लाई मतलब प्रैक्टिस करो, इस मेथड को अप्लाई करो, देखो कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। डेफिनेटली आपसे बनेंगे और यही मेथड आपको जो है काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे आप करेक्ट आंसर जो है बहुत ही अच्छे से और जो है मतलब एरर होने के चांसेस आपको बहुत ही कम होते हुए दिखेंगे इस मेथड से। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि Adhya walks 500 meter towards north and then turns left and then walks 250 meter. In which direction is she with respect to her initial position? डायरेक्शन के क्वेश्चन से पहले क्या बोल रहा है कि वो 500 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। अब जैसे कि हमें पता है कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अब वो क्या है कि 500 मीटर्स, अगर मैं जैसे कि इस डिस्टेंस को 500 मीटर्स मानूं और यहाँ इस पॉइंट से उसने 500 मीटर नॉर्थ की ओर गया, अध्या गई, और वहाँ से क्या होता है कि वो लेफ्ट टर्न ले लेती है। तो लेफ्ट अगर देखा जाए तो अभी नॉर्थ की तरफ उसका फेस है, तो लेफ्ट उसके इस साइड में होगा। लेफ्ट उसने ले लिया। अब क्या बोल रहा है कि वह 250 मीटर चली गई।
अब बोल रहा है कि उसका इनिशियल पोजीशन से अभी वो किस डायरेक्शन में है। इनिशियल पोजीशन ये था, अभी वो यहाँ पे है। तो आपने जैसे देखा होगा कि जैसे ये इससे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, इस वाले लाइन को। तो अभी अगर आप लोग इसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हो तो इस ओरिजिन से, मतलब ओ पॉइंट से जो इनिशियल पोजीशन है वो इसी डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इसी तरह आप मतलब क्या करो ना कि डायग्राम बनाते हुए जाओ, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करो। यहाँ पे क्या था कि उसने नॉर्थ में गई 500 मीटर, उसने लेफ्ट ले लिया और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। अगर और यहाँ पे लेफ्ट राइट वो चला देता क्वेश्चन में तो फिर चीज़ें हमें डायग्राम से ही इजीली, और जो अगर हम लोग जो डिस्टेंस है वो प्रेजेंट करते हुए जाएंगे डायग्राम में, तभी हम लोग बहुत ही ईजिली और अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस को करेक्टली मार्क कर पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन से रेलवे में 2-3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चंस में फंस जाते हैं या उनका गलत हो जाता है किसी भी तरह से। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप अच्छे से जो है आंसर मार्क कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द फाइनल एग्जाम्स आर गेटिंग नियर, रीना रिमाइंडेड हर डॉटर्स। रीना जो है अपनी बेटियों को बोल रही है कि एग्जाम्स आ रहा है, उसे बार बार रिमाइंड करवा रही है कि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो अब हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, अब हम लोग एजम्पशन पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट एजम्पशन क्या बोल रहा है, सी वांट्स देम टू रिमेंबर अबाउट देयर स्टडी शेड्यूल। अगर कोई किसी को रिमाइंड करवा रहा है कि फाइनल एग्जाम नियर है, तो डेफिनेटली इसका पर्पस यह हो सकता है कि जो भी तुम्हारा स्टडी प्लान है पढ़ने का, चाहे जो भी टाइमिंग है कि कब पढ़ना है, कौन से पेपर को पहले पढ़ना है, उस शेड्यूल को फॉलो करो। ये पर्पस हो सकता है। अगर तुम मतलब चीज़ें नहीं फॉलो कर रहे हो, आपको बार बार रिमाइंड दिलाना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली यह एक वन ऑफ द पर्पस हो सकता है कि आप जो स्टडी प्लान आपने बनाया है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, आप उसे फॉलो करो। तो डेफिनेटली जो एजम्पशन 1 है यहाँ पे यह फॉलो कर रहा है। हमारा जो एजम्पशन 2 है क्या बोल रहा है, सी वांट्स देम टू गिव सीरियस थॉट टू देयर एग्जाम। डेफिनेटली अगर किसी के पेरेंट्स किसी को बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं कि एग्जाम आ रहा है, पढ़ो पढ़ो, तो डेफिनेटली उनका पर्पस ये भी होता है कि आप अपने एग्जाम को लेके सीरियस हो, आप एग्जाम अच्छे से पढ़ो ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाओ। तो डेफिनेटली एजम्पशन 2 भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन। तो हमारा जो बोथ स्टेटमेंट है एजम्पशन 1 एंड एजम्पशन 2 दोनों इम्प्लिसिट है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो जो हमारा ऑप्शन 1 है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को, जैसे मैंने बोला स्टेटमेंट आप पढ़ो, उसके पीछे का क्या पर्पस हो सकता है उस चीज़ों को आप इमेजिन करो, आप अपने आप पे इम्प्लीमेंट करो। आपके साथ भी डेफिनेटली कोई भी एक ऐसा रैंडम स्टेटमेंट एग्जाम में नहीं दिया जाता। आपने वह स्टेटमेंट या तो आपके साथ खुद हुआ होगा या आपने कहीं देखा होगा। तो आप उन चीज़ों को इमेजिन करो कि क्या हो सकता है। अगर आपको कोई बार बार एग्जाम के लिए रिमाइंड करवा रहा है तो क्या हो सकता है कि भाई आप पढ़ो, जो आपने स्टडी प्लान बनाया है, जिस तरह से पढ़ने का सोचा है, उस चीज़ों को फॉलो करो। दूसरा क्या होता है पेरेंट्स का कि भाई आप अपने एग्जाम को लेके सीरियस हो, अच्छा स्कोर करो, यही होता है। यही दोनों एजम्पशन दिया हुआ है, तो दोनों एजम्पशन जो स्टेटमेंट को है फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो बोथ एजम्पशन वाला ऑप्शन ए है यह करेक्ट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे 4 फिगर दिया हुआ है A B C D। अब हमें यहाँ पे क्या है, चीजें देखना है कि कौन सबसे अलग है। 3 डेफिनेटली, जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 में भी देखा था, इसमें भी वही है कि 3 जो फिगर है वो कहीं ना कहीं से चीजें सिमिलैरिटीज होंगी उनके बीच में। एक चौथा जो ऑप्शन होगा वो सबसे अलग होगा, उसी के हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देखते हैं सभी फिगर को और देखते हैं कि क्या सिमिलर है। अगर आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी को देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये इंटरसेक्शन लाइन है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। बट ये जो 2 लाइन है कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग है। तो डेफिनेटली ये तीनों में ये सिमिलैरिटीज है कि ये इंटरसेक्ट हो रहा है और ऑप्शन डी नहीं हो रहा। तो ऑप्शन डी इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाता है क्योंकि यह सबसे अलग है। तो इसी तरह से जो भी सिमिलैरिटीज या पैटर्न है ना, बहुत सारे तरीके हैं। मतलब क्या हो सकता है वो आपको बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको चीज़ें पता होगा कि किस तरह की चीज़ें
से क्वेश्चन फॉर्म होता है, तभी आप बहुत ही इजीली जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इस पेपर में आया था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। यहाँ पे क्या है कि दो वर्ड है ग्लास और ट्रांसपेरेंट, इनके बीच में एक सिमिलैरिटीज या किसी तरह से देखो आप तो लिखा हुआ है ना कि सेम वे एज द सेकंड, फर्स्ट में कोई रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। अब हमें इसी तरह जो थर्ड दिया हुआ है और यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उसी तरह उनके बीच में सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करना है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ग्लास जनरली जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आप उसके आर पार देख सकते हो। तो वुड इस सेंस में क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट आपने पढ़ा होगा, उसी तरह ओपेक पढ़ा होगा कि ओपेक में क्या होता है कि आप आर पार नहीं देख सकते, और वुड जो लकड़ी होता है वो डेफिनेटली इसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से जो ऑप्शन डी है यह करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे ग्लास ट्रांसपेरेंट से कनेक्टेड था, तो ट्रांसपेरेंट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग आर पार देख सकते हैं चीज़ों को, तो ग्लास डेफिनेटली वही प्रॉपर्टीज कैरी करता है। वुड में भी हमें सेम चीज़ें फाइंड आउट करना है, तो इस तरह से ऑप्शन डी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड assumption and decide which of the assumption is implicit from the given statement। सेम स्टेटमेंट एंड assumption का क्वेश्चन है, जैसे कि हमने इससे पहले भी दो क्वेश्चन देख लिया। मैंने भी बोला था ग्रुप डी में आपको 2 से 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड assumption के देखने को मिलेंगे, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा ना हो कि आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को स्किप कर दो एग्जाम में या किसी भी तरह से गलत हो जाए, ठीक है। अगर आपको अच्छे से रीजनिंग में स्कोर करना है तो डेफिनेटली सभी को इंपॉर्टेंस देना होगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलना होगा। तो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सस्टेनेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ मीटिंग द नीड्स ऑफ द करंट जनरेशन विदाउट डिग्रेडिंग और डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या है, सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन किया गया है कि जो हमारे करंट जनरेशन के नीड है, ठीक है, चाहे वो वाटर, सॉइल, बायोडाइवर्सिटी, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, उनका अगर जो नीड है उसे फुलफिल करना है तो हमें डिस्ट्रॉय होने से या उनसे नष्ट होने से जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें रोकना होगा या उन्हें प्लान करना होगा इस तरह से कि चीज़ें वो नष्ट ना हो फॉर द करंट जनरेशन। तो ये हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है। अब हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है वो देख लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, एजम्पशन को पढ़ना है और देखना है कि कौन सा एजम्पशन इसे जस्टिफाई कर रहा है। तो अगर हम एजम्पशन 1 की बात करें तो क्या बोल रहा है, आवर लाइफ्स एंड इकोनॉमिक्स आर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल कैपिटल विच इज मेड अप ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल सर्विसेज एंड द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सन। शी वांट्स देम टू गिव सीरियस थॉट टू देयर एग्जाम। डेफिनेटली जो यहाँ पे एजम्पशन 1 बोल रहा है कि हमारा जो लाइफ है या जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो डेफिनेटली नेचुरल रिसोर्सेज पे काफ़ी डिपेंडेंट है। इन चीज़ों के बिना सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। तो ये इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा एजम्पशन 1 है तो इससे हमें सीरियसली लेना होगा और हमें इन्हें इम्प्लीमेंट करवाना होगा लोगों के कैरिकुलम में, स्टडी में। हमें इन चीज़ों पे देखना होगा कि लोग इन चीज़ों को भी समझे अच्छे से। यही हमारा एजम्पशन 1 बोलना चाह रहा है। तो डेफिनेटली ये जो हमारा स्टेटमेंट 1 है इसे जस्टिफाई कर रहा है। तो इस तरह से एजम्पशन 1 जो है वो इम्प्लिसिट है इस क्वेश्चन में। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा एजम्पशन क्या बोल रहा है। जस्ट एज एवरी इन्वेस्टर नोज वी शुड इन्वेस्ट आवर कैपिटल एंड लिव ऑफ ऑन द इंटरेस्ट इट प्रोवाइड्स टू लिव सस्टेनेबली, वी नीड to do the same, protect our natural capital and live off our biological economic। दूसरा, अगर आप एजम्पशन पढ़ते हो तो यहाँ पे इन्वेस्टर, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, इस तरह की चीज़ें बात हो रही है। मतलब आप देखोगे तो जो हमारा स्टेटमेंट 1 है किसी भी तरह से इंटरलिंक नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो हमारा जो एजम्पशन 2 है वो फुलफिल नहीं कर रहा है हमारे गिवन स्टेटमेंट को। तो इस तरह से अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो जो हमारा एजम्पशन 1 है, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन क्लासेस। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिया है और वेन डायग्राम के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा वो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है इन 3 ऑप्शन को।
तो अगर आप देखोगे कि टेबल और वुड में रिलेशन है, क्योंकि टेबल जो है जनरली आप देखोगे तो वुड का मिलेगा, बट क्लॉथ एक सबसे अलग है, ठीक है। तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो इस तरह से होना चाहिए कि टेबल जो है वुड के अंदर और जो क्लॉथ है सबसे अलग होगा। अब देख लो कि कौन से ऑप्शन में ये है। वुड का मतलब ऑप्शन यहाँ पे सी, टेबल का मतलब ए, ये हो गया बी। अब देख लो कि जो हमारा ऑप्शन सी है सेम एज इट इज बना हुआ है। सी मतलब कि वुड, ये टेबल एंड ये क्लॉथ, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाता है। तो इसी तरह में वेन डायग्राम आप एक बार बना लो, देख लो कि किस ऑप्शन में प्रेजेंट है। आप क्वेश्चन पढ़ो, इस तरह के जो भी 3 ऑप्शन या जितने भी ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि आपका क्या वेन डायग्राम बन रहा है। आप फिर ऑप्शन को मैच कर लो कि कहाँ पे उस तरह के वेन डायग्राम प्रेजेंट है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ऑप्शंस को नहीं देखा, मैंने बनाया तो इस तरह से वेन डायग्राम होना चाहिए था, मैंने देखा ऑप्शन सी में प्रेजेंट है, वही हमारा करेक्ट आंसर था। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इस पेपर में आया था। सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है कि इफ साउथ बिकम साउथ ईस्ट देन व्हाट विल बी द नॉर्थ बिकम। अब जैसे कि अगर आपने डायग्राम देखा है, आप बना लो एग्जाम में। अब जैसे ये है, जैसे अब ये हमारा ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये वेस्ट को, ये नॉर्थ को, ये साउथ को। इसी तरह ये क्या हो जाता है, साउथ ईस्ट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। ये हमें पता है कि ये होता है। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में चेंजेस बोल रहा है। बोल क्या रहा है कि साउथ बिकम साउथ ईस्ट, मतलब ये जो साउथ है ना, इसकी जगह पे क्या हो जा रहा है, साउथ ईस्ट। मतलब जो साउथ ईस्ट यहाँ पे है, अब साउथ ईस्ट यहाँ से आके यहाँ पे आ गया। तो अब नॉर्थ क्या हो जाएगा, तो हमने देखा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूव कर गया, तभी साउथ ईस्ट जो है इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब हम लोग देख लेते हैं कि जब सभी 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो नॉर्थ वेस्ट जो है हमारा नॉर्थ के पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमारा जो नॉर्थ है नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में अवेलेबल है। बस इसी तरह चीज़ें जो पहले आप बना लो कि ऐसा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, फिर क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करो। फिर हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 45 डिग्री वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तभी क्वेश्चन जो है जस्टिफाई हो रहा है। तो आप वो चीज़ें सभी में इम्प्लीमेंट कर दो। नॉर्थ वेस्ट अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तभी वो नॉर्थ के पोजीशन पे आ सकता है। जब हमने मूव कर लिया तो इट मीन्स कि नॉर्थ जो है नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा अगर ये क्वेश्चंस को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे 4 फिगर दिया हुआ है, 3 में सेम रिलेशनशिप होगा और एक चौथा सबसे अलग होगा। अब हमें उसी चीज़ों को फाइंड आउट करना। अब आप देखोगे तो ये जो डायग्राम था इस तरह से, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है। ये भी डायग्राम जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये भी डायग्राम क्लॉकवाइज में मूव हो रहा है, बट ये जो डायग्राम है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज मतलब होता है कि जो भी अगर आप घड़ी के डायरेक्शन में, जैसे कि घड़ी इस तरह से चलता है, अगर आप घड़ी के डायरेक्शन में चल रहे हो तो वो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। अगर यही चीज़ घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से चीज़ें होती है, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे तो जो ऑप्शन डी है ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, बाकी सभी क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो इनके बीच में क्या सिमिलरिटीज है कि 3 जो हमारा ऑप्शन ए बी सी डी है, ए बी सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, डी एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन डी जो है सबसे अलग है और हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से चीज़ें फाइंड आउट करना होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आया था इस पेपर में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ seem to be at variance from commonly known facts and decide which of the conclusion logically follows from the statement। स्टेटमेंट गिवन है, assumption गिवन है, आपको चीज़ें देखना है। वही आप देख लो कि जैसे मैंने बोला था आप डायग्राम बना लो। क्या होगा कि नो ग्लास इज अ पैडल, मतलब ग्लास अगर मैं मानूँ ये है और ये अगर मैं पैडल मान लूँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है।
दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल पेडल्स आर ब्रेक्स, मतलब ये जो है ना बोल रहा है सभी पेडल्स ब्रेक के अंदर में। हमने डायग्राम बना लिया, अब हमें एजम्पशन पढ़ना है, चीजें देखना है कौन सा इंप्लीमेंट कर रहा है, वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑल ब्रेक्स आर पेडल्स, क्या ऑल ब्रेक्स पेडल्स हो सकता है? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट दूसरा बोल रहा है कि सभी पैडल ब्रेक है, सभी ब्रेक पैडल है या नहीं ये कहीं भी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है। और अगर आप डायग्राम के भी हिसाब से देखो तो ये जो पार्ट है ब्रेक का, ये पैडल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इट मीन्स कि जो हमारा एजम्पशन वन है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो ये गलत हो जाता है। सम ब्रेक्स आर पैडल्स, क्या कुछ ब्रेक पैडल हो सकते हैं? डेफिनेटली। अगर मैं ये ऑल पैडल्स आर ब्रेक्स है तो डेफिनेटली ये जो पोर्शन है ये पैडल और ब्रेक दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह से जो हमारा एजम्पशन 2 है यह जस्टिफाई कर रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नो ब्रेक इज अ ग्लास। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि नो ग्लास इज पैडल, मतलब ग्लास और पैडल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये तो बोल दिया, बट ब्रेक और ग्लास के बीच में रिलेशन है या नहीं है ये चीजें स्टेटमेंट में नहीं बोला है। क्योंकि अगर मैं इसका दूसरा डायग्राम भी बनाऊं ना तो आप देखोगे तो यहाँ पे अगर ये ग्लास है, ग्लास और पैडल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इस तरह से बना दिया, और हमने अगर इस तरह से भी बना दिया ना, ये भी करेक्ट डायग्राम हो सकता है इन दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट क्या है कि ब्रेक और ग्लास के बीच में नहीं है रिलेशन जस्टिफाइड स्टेटमेंट में, तो हम लोग ये नहीं मान सकते कि ये सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो मल्टीपल डायग्राम्स बन सकते हैं। अब कौन सा सही होगा? जब तक स्टेटमेंट में 100% चीजें मेंशन ना हो तो हमारा वो एजम्पशन जो है रॉन्ग ही होगा। ब्रेक और ग्लास के बीच में कोई रिलेशन नहीं है स्टेटमेंट मेंशन, क्योंकि ये भी डायग्राम करेक्ट हो सकता है, ये भी अगर ये डायग्राम को आप देखोगे तो ये जो हमारा थर्ड एजम्पशन है वो करेक्ट हो जाएगा, बट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग थर्ड एजम्पशन गलत हो जाएगा। तो इट मीन्स कि जब 100% चीजें नहीं मेंशन्ड है, मल्टीपल डायग्राम्स बन सकते हैं, तो उस चीज को हम लोग रॉन्ग ही मानेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एजम्पशन 2 जो है फॉलो कर रहा है, जो हमारा ऑप्शन बी में गिवन है, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। इसी तरह जैसे कि मैंने बोला स्टेटमेंट एजम्पशन काफी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 5 क्वेश्चन भी आपको दिख सकते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, इन चीजों को आपको नहीं मिस करना है, अदरवाइज आप 25 में 4-5 क्वेश्चन आप स्किप कर दोगे या आपको किसी भी तरह से वह रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये आपके ओवरऑल कट ऑफ में भी आपको काफ़ी इम्पैक्ट डाल देगा, तो इसीलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस को, डेफिनेटली आपसे बनेंगे। काफ़ी इजी होता है, प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे सॉल्यूशन, पढ़ोगे कि किस तरह से ये चीज़ें हो सकता है स्टार्टिंग में रॉन्ग हो, बट आप जब सॉल्यूशन या स्टेटमेंट पढ़ते हो, सॉल्यूशन में जो गिवन है आपको चीज़ें पता चलते जाएगा कि क्यों आखिर आप किस वजह से आपने रॉन्ग किया, ठीक है। इसके लिए आप जो हमारे सरकारी परीक्षा में मॉक टेस्ट अवेलेबल है ग्रुप डी का, उसे अटेम्प्ट करो, वहाँ पे चीज़ें एनालाइज करो, सॉल्यूशन देखो, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा आपके एग्ज़ाम प्रैक्टिस में, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो चलिए आइए देखते हैं जो अगला क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल ईस्ट बिकम। अब जैसे कि यहाँ पे सेम आप डायग्राम बना लो, एग्जाम में लिख लो कि बाय डिफॉल्ट पहले क्या होता है, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। अब क्या बोल रहा है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है मतलब ये पार्ट, ये नॉर्थ बन जा रहा है, मतलब नॉर्थ जो अभी यहाँ पे था ये यहाँ आ गया। ये कैसे आएगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अगर ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगा तभी ये जो पोर्शन है ये नॉर्थ बनेगा। अब क्या बोल रहा है, इसी तरह आप इसी चीज को सभी में इम्प्लीमेंट करो, मतलब फिर ईस्ट क्या बन जाएगा, मतलब जब नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है, ये भी जब क्लॉकवाइज में मूव करेगा 45 डिग्री तो ये ईस्ट के पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब ईस्ट जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, साउथ ईस्ट जो है वो ईस्ट हो जाएगा। इसी तरह क्योंकि ये सभी 45 डिग्री में मूव कर रहा होगा, साउथ जो है साउथ ईस्ट बन जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा था ईस्ट क्या बनेगा, वो क्या होगा नॉर्थ ईस्ट बनेगा, जो हमारा ऑप्शन बी में है ये करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आप देख रहे हो कि मल्टीपल क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आए थे, स्टेटमेंट एजम्पशन, डायरेक्शन, इन टॉपिक को तो आपको स्किप नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, करेक्ट होने के चांसेस 100% है। इसीलिए रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको जो स्कोर करना होता है, क्योंकि रीजनिंग में अगर 25 क्वेश्चन है उसमें 20 क्वेश्चन मैक्सिमम लोग करेक्ट कर रहा होता है। चीज़ें डिफरेंसेस कहाँ पे क्रिएट होता है, जो 5 क्वेश्चन है,
क्योंकि बहुत लोग स्टेटमेंट एजम्पशन को स्किप कर देंगे या उनका किसी भी तरह से रॉन्ग हो रहा होगा। तो उन टॉपिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जहाँ पे आप अदर लोगों को क्लियर कट जो होता है ना, मतलब उनसे थोड़ा सा आप कट ऑफ, मतलब आप जो ओवरऑल स्कोर है थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन है कि बोल क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। पहला है नेल, हेयर, एक्ने, टो। अब यहाँ पे अगर आपको पता है कि नेल, हेयर और टो जो है ये हमारे बॉडी पार्ट को में प्रेजेंट होते हैं। नेल नाखून, बाल और ये अंगूठा। एक्ने जो है ये एक तरह सा स्किन डिजीज है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सा बीमारी, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं थोड़ा जनरल नॉलेज बेस्ड। ये स्किन डिजीज है और बाकी जो है बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, मतलब स्टेटमेंट एजम्पशन दिया हुआ है, आपको चीजें फिर वही फाइंड आउट करना है। डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोल रहा है कि ऑल कवर्स आर प्लास्टिक, कवर्स है, सभी कवर्स प्लास्टिक है। फिर क्या बोल रहा है और प्लास्टिक्स आर टॉक्सिक, मतलब सभी प्लास्टिक टॉक्सिक के अंदर है। ये हमने डायग्राम बना लिया। अब देख लो एजम्पशन क्या बोल रहा है। ऑल प्लास्टिक्स आर कवर्स, क्या हो सकता है ऑल प्लास्टिक्स आर कवर्स? नहीं, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है कुछ पार्ट प्लास्टिक का कवर है, बट अगर इस पार्ट की मैं बात करूँ ये कवर है या नहीं है ये 100% स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, तो ये पार्ट तो गलत हो जाता है। ऑल टॉक्सिक्स आर कवर्स, ऑल टॉक्सिक्स मतलब ये जो पार्ट ये जो है क्या ये कवर हो सकता है? नहीं, स्टेटमेंट में मेंशनड है। 100% चीज़ें जब तक मेंशन ना हो हम करेक्ट नहीं मानेंगे। तो इस तरह से डायग्राम के हेल्प से ये भी स्टेटमेंट जो एजम्पशन है वो करेक्ट हो जाता है। तो हमारा जो नो कंक्लूजन फॉलोज ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन है। क्या बोल रहा है कि अगर प्लस डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड माइनस, माइनस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन प्लस, देन व्हाट विल द वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ क्वेश्चन तो दिया हुआ है, हम लोग सिंबल्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिप्लेस कर लेते हैं। 80 प्लस का मतलब डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड आएगा। फिर 20 डिवाइड का मतलब माइनस, 5 माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर 12 और मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्लस। अब आप इम्प्लीमेंट कर दो जो भी हमारा मैथमेटिकल कहता है, मैथमेटिक्स बोलता है कि हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे ये आएगा 4, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद, तो यहाँ पे ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 60, ये हो जाएगा 32। अब फिर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कहीं प्लस 32, तो जो हमारा 36 ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद आएगा, जो हमारा ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। तो ये करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल क्वेश्चन था, सिंबल्स को रिप्लेस करो, क्वेश्चंस में जो भी चीज़ें मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स का जो रूल कहता है उसे हमें पूरा अवॉइड करना है, अवॉइड नहीं करना है। जो भी है अगर पहले डिवाइड करना है तो पहले डिवाइड करो, देन मल्टीप्लिकेशन। बॉड मास रूल फॉलो करना पड़ेगा रीजनिंग में भी। यहाँ पे ऐसा नहीं आप इसे स्किप कर सकते हो, आपने पहले माइनस कर दिया या प्लस कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आपका गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से हमारा जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फॉलोइंग फिगर। स्क्वायर्स को हमें कैलकुलेट का जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था वो सेम मेथड से हम लोग यहाँ पे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और देखते हैं हमारा क्या आंसर आएगा। तो जैसे कि मैंने बोला था वहाँ पे, पहले हम लोग सिंगल फिगर के हेल्प से स्क्वायर जो फॉर्म हो रहा है उसे काउंट करते हैं। तो सिंगल फिगर के हिसाब से अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 फिगर जो है कि जो सिंगल मतलब किसी भी फिगर को मर्ज करके मिक्स करके मतलब स्क्वायर नहीं बन रहा। तो सिंगल फिगर से हमारा 8 बन रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं कि 2 फिगर्स के हेल्प से बन सकता है क्या। तो देखोगे ऐसे भी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 फिगर मतलब एक ये दो फिगर को अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये एक स्क्वायर बन रहा है। फिर इसी तरह आप यहाँ पे भी देखो 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8, मतलब 2 फिगर को भी मिला के 8 आपको स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या 3 फिगर को मिला के स्क्वायर बन रहा है। तो आप देखोगे कि 3 फिगर को आप जब भी मर्ज करोगे तो आपका कोई भी स्क्वायर नहीं फॉर्म होगा। क्या 4 फिगर को, तो डेफिनेटली 1 2 3 4, ये चारों फिगर को अगर हम लोग मर्ज करते हैं तो ये हमारा एक ओवरऑल स्क्वायर बन रहा है।
1 2 3 4, इसे भी हम लोग मर्ज करते हैं तो हमारा ओवरऑल जो है 4 फिगर को करके 2 स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 4 5 6 इस तरह से करके क्या बन पा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो आपको 5 फिगर में अगर आप देखते हो तो आपको 0 स्क्वायर मिलेगा, 6 में आप देखोगे तो आपको भी 0 मिलेगा। अब हमारा जो अगला स्क्वायर है वो कितने फिगर को मर्ज करके बन सकता है, मतलब अगर हम लोग इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 फिगर को अगर हम लोग मर्ज करते हैं तब जाके हमारा एक ओवरऑल ये स्क्वायर जो है ये बन रहा है। मतलब 7 में भी आपका 0 आएगा, 8 में अब हम लोग देख लेते हैं 8 फिगर को मर्ज करके कितना स्क्वायर बन रहा है। तो हमने 1 देख लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फिगर को मिला के हमारा दूसरा स्क्वायर बन गया। 8 फिगर को मिला के क्या हम हमारा कोई तीसरा स्क्वायर बन रहा है, देख लेते हैं। तो अब आप देखो कि अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फिगर को हम लोग मर्ज करते हैं तो हमारा ये सेंटर में भी एक स्क्वायर बन रहा है। अब आपको कहीं भी स्क्वायर बनता हुआ नहीं दिखेगा, तो 8 फिगर को मिला के 3 स्क्वायर आपको मिल गया। अब आप ऐड कर लो, 8 16 18 3 21, तो आपका जो 21 जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। तो सेम मेथड से मैंने बताया, अगर आपको कहीं डाउट हुआ होगा पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस को और सॉल्व करना है ताकि आपको जो भी डाउट है वो चीज़ें क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फिगर आर कंबाइंड टू फॉर्म द क्वेश्चन फिगर। यहाँ पे क्वेश्चन फिगर गिवन है। अब बोल क्या रहा है कि 4 जो ऑप्शन है इनमें से किन किन फिगर को मर्ज करके हमारा ये जो क्वेश्चन फिगर है यह बन सकता है। तो अगर आप देखोगे तो जो हमारा ऑप्शन डी है, अगर इसे हम लोग कंसिडर करें तो हमारा ये जो पार्ट है क्वेश्चन फिगर का ये हमें मिल जाएगा। बट हमें ये जो पार्ट है इसके लिए ए और सी को मर्ज करना होगा। तो इसके अंदर में हम लोग यहाँ सी अगर पुट कर दे तो मतलब ये ऑप्शन वाले सर्किल को पुट कर दे तो हमारा जो क्वेश्चन फिगर है और इन चीज़ को यहाँ पे डाल दे तो जो हमारा क्वेश्चन फिगर है वो बहुत ही ईजिली फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो ट्रायंगल है या कहीं भी यूज़ नहीं है क्वेश्चन फिगर में, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ए सी डी। अब देख लो कि आप कहाँ पे है, ऑप्शन ए में ये प्रेजेंट है तो हमारा जो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आए थे पिछले साल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि ममता इज द मदर ऑफ सूर्या, हाउ इज ममता ब्रदर्स रिलेटेड टू सूर्याज ब्रदर। क्या बोल रहा है कि ममता जो है सूर्या जैसे है, सूर्या की माँ है ममता। अब ममता का जो भाई है, ठीक है, वह सूर्या से किस तरह से रिलेशन में है, किस तरह से वो कनेक्टेड है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर आप अपने रिलेशन में भी अगर आप चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे कि अगर मेरी माँ का भाई, वो मेरा क्या लगेगा, डेफिनेटली वो मामा लगेगा। और इंग्लिश में हमें इसे क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल। तो जो हमारा ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ब्लड रिलेशन में अगर चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे ना तो आप उन चीज़ों को अपने रिलेशन में इम्प्लीमेंट करो तो आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। अब जैसे कि जस्ट सपोज मेरा नाम सूर्या है, मेरी जो मदर है उसका जो भाई है उससे अब मेरा में क्या रिलेशन है, अगर आप इस तरह से सोचोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि डेफिनेटली वो मेरा मामा होगा। मामा को हम लोग इंग्लिश में मैटरनल अंकल बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द ऑप्शन फिगर बियर्स द क्लोजेस्ट रिजेंबल्स टू द क्वेश्चन फिगर। यहाँ पे क्या क्वेश्चन फिगर गिवन है, यही सेम फिगर आपको ऑप्शन ए बी सी डी में मतलब एग्जैक्टली अगर आप देखा जाए तो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। चीज़ें मतलब उसे या तो रोटेट कर दिया गया होगा या किसी भी तरह से अलग फॉर्म में दिया होगा, बट चीज़ें वही सेम टू सेम जो हमारा ये क्वेश्चन फिगर है वही प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ए की बात करो तो ऑप्शन ए में ये जो पार्ट है आप देखोगे तो क्वेश्चन फिगर में ये कहीं पे भी नहीं है। ऑप्शन बी में भी ये पार्ट नहीं है। ऑप्शन सी में ये जो हमारा हाफ पार्ट में ये फिगर है ये चीज़ें भी यहाँ पे नहीं है। बट अगर आप ऑप्शन डी को आप देखो तो डेफिनेटली इससे जो है ना आप 90 डिग्री से रोटेट कर दो तो आपको ऑप्शन डी ही मिलेगा और यही हमारा जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है क्वेश्चन फिगर से। तो हमारा जो ऑप्शन सी है करेक्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि क्वेश्चन फिगर जो है वो किस हमारे ऑप्शन जो गिवन है वो क्वेश्चन फिगर और ऑप्शन कौन सा फिगर एग्जैक्टली मैच कर रहा है
उसके लिए आप चाहे उसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है, अलग पोजीशन में पुट कर सकते हो, 90 डिग्री रोटेट कर दो, 45 डिग्री, बट वो चीज़ें क्या है ना, अगर आप इसे मान लो कि रोटेट करते हो 90 डिग्री, तो आपका जो क्वेश्चन फिगर है वो सेम एग्जैक्टली अगर आप इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करो तो यही आपका जो क्वेश्चन फिगर है वही आ रहा होगा। यही सेम चीज़ इस क्वेश्चन में करना था, और इसी तरह से हमारा जो ऑप्शन डी है, जो ऑप्शन सी में गिवन है, फिगर डी ऑप्शन सी में जो गिवन है वो करेक्ट है। एग्जाम में ये भी चीज़ें देखना होगा कि आपको क्या है कि हमने देख लिया कि जो हमारा फिगर डी है वो करेक्ट है, हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शंस को कभी कभी अच्छे से नहीं देखते हैं और ऑप्शन डी को मारे, ऑप्शन क्लिक किया और नेक्स्ट चले गए, बट यहाँ पे क्या ऑप्शन डी में फिगर सी गिवन है। तो इस तरह से आपने करेक्ट फाइंड आउट भी कर लिया, फिर भी ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन सी एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। इन चीज़ों को भी देखना होगा क्योंकि ये लोग फिगर का जो पोजीशन वैल्यू है ऑप्शन में ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी मैच करना होगा, अदरवाइज आप सही आंसर फाइंड आउट करने के बाद भी जल्दीबाजी में गलत आंसर मार्क कर दोगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट और एजम्पशन गिवन है, हमें स्टेटमेंट पढ़ना है, कौन सा एजम्पशन उसे सेटिस्फाई कर रहा है वो देखना है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आर 21st सेंचुरी टीनेजर्स अंडर स्ट्रेस, क्या जो 21st सेंचुरी में जितने भी लोग हैं टीनेजर्स हैं वो स्ट्रेस में है। तो एजम्पशन क्या बोल रहा है, यस, टीनेजर्स परसेप्शन इज दैट एक्सपेक्टेड टू बी सक्सेसफुल और गुड एट एवरीथिंग, फेलियर हैज समहाउ गॉन फ्रॉम बीइंग viewed as a learning opportunity to being clearly unacceptable। आप देखोगे कि आज के टाइम में जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं या अगर उन्हें नहीं हो पाते हैं सक्सेसफुल, उनके वजह से वो काफ़ी मतलब टेंस्ड रहते हैं, जिसके वजह से वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो डेफिनेटली अगर बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है या अगर वो चीज़ें जो वो प्लान कर रहे हैं उसमें अगर सक्सेस नहीं होता है, उसके वजह से वो स्ट्रेस में डिप्रेशन में जा रहे हैं, यही सेम चीज़ जो है हमारा एग्जाम्पशन 1 में मेंशन्ड है। तो इसके वजह से डेफिनेटली हम लोग ये बोल सकते हैं जो हमारा एग्जाम्पशन 1 को पढ़ के कि हाँ 21st सेंचुरी के जो टीनेजर्स है वो स्ट्रेस में है। दूसरा क्या बोल रहा है, नो स्ट्रेस इज रिलेटिव परसेप्शन दैट कैन बी मैनेज्ड विथ प्रॉपर गाइडेंस। दूसरा क्या बोल रहा है कि नहीं स्ट्रेस में तो नहीं है, बट स्ट्रेस जो है एक रिलेटिव परसेप्शन है। अगर आप स्ट्रेस में हो तो इसके वजह से आपके जो क्लोज फ्रेंड या जो भी रिलेशन में है वो भी स्ट्रेस में रहते हैं, और स्ट्रेस को अगर आप प्रॉपर गाइडेंस से चीज़ें मैनेज करते हो तो वो चीज़ें आप स्ट्रेस को कम कर सकते हो या इससे आप टैकल कर सकते हो। तो इस तरह से भी अगर आप देखोगे ना तो जो स्ट्रेस है मतलब 21st सेंचुरी के जो टीनेजर्स हैं स्ट्रेस में, उसे आप एजम्पशन 1 एजम्पशन 2 जो भी है ना चीज़ें ये जस्टिफाई कर रहा है। और इस तरह से जो हमारा जो बोथ आर्गूमेंट है ना जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है उसे स्ट्रांगली जो है जस्टिफाई कर रहा है, और इसके वजह से जो हमारा ऑप्शन बी है करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे क्या है ना कि जो हमारा स्टेटमेंट गिवन था यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क था, मतलब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो 21st सेंचुरी के टीनेजर्स है जो अंडर स्ट्रेस है क्या, तो डेफिनेटली है भी। दूसरा अगर रीज़न आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी के वजह से सक्सेसफुल ना होने की वजह से वो स्ट्रेस में है। दूसरा ये भी है कि कुछ लोग स्ट्रेस में नहीं भी हैं, ठीक है। बहुत कोई ऐसे भी हैं कि जैसे कि जस्ट सपोज कि मैं स्ट्रेस में मतलब मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा, बट मैं अपने चीज़ें मतलब मैं अगर स्ट्रेस में थोड़ा कुछ सेकंड के लिए जाता हूँ, मेरे रिलेटिव्स ने या किसी ने मुझे वो चीज़ें देख लिया और उसने मुझे प्रॉपर गाइड कर दिया, तो मैं स्ट्रेस से वो चीज़ें मतलब रिलीफ पा सकता हूँ। तो डेफिनेटली अगर मैं इस चीज़ से मैं अपने आप पे इम्प्लीमेंट करूँ तो मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली वो या अगर वो किसी से शेयर नहीं करते हैं उस चीज़ों को तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस में रहेंगे। तो इस तरह से मतलब अगर आप देखोगे ना तो स्टेटमेंट जो है हमारा स्टेटमेंट गिवन है और एजम्पशन है वो सेटिस्फाई मतलब जस्टिफाई करता भी है नहीं भी करता है, ये डिपेंड करता है लोगों पे कि वो किस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं। अगर वो वैसे लोग को आप कंसिडर करोगे कि जो किसी से अगर वो किसी भी चाहे अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है या सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, उन चीज़ों को वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं या
जो प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो लोग आपको स्ट्रेस में दिखेंगे। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ भी सेम कंडीशन है, उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है या वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, बट वो किसी से शेयर कर रहे हैं, चाहे आइदर वो फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, या किसी से प्रॉपर गाइडेंस ले रहे हैं, तो वो स्ट्रेस में नहीं है। तो इस तरह से आप देखोगे तो स्टेट एजम्पशन जो है वो दोनों तरह से जो स्टेटमेंट है उसे जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग आपको देखेंगे कि स्ट्रेस में है भी, कुछ लोग स्टेटमेंट और स्ट्रेस में नहीं भी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में जो हमारा बोथ एजम्पशन है 1 और 2 दोनों जस्टिफाई कर रहा है। इसके वजह से जो हमारा ऑप्शन बी है, स्ट्रॉन्ग बोथ आर्गुमेंट 1 और 2 आर स्ट्रॉन्ग, इज द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ लोगों को हो सकता है जैसे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, जैसे कि मैंने बताया कि स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि क्या 21st सेंचुरी के टीनेजर्स स्ट्रेस में है। तो ये अगर आप इस चीज को देखोगे ना कि इसका यस है या नो है, मतलब जो हमारा एजम्पशन 1 में मैं बात करूं, जैसे यस भी है नो भी है, ये आपको लोगों के प्रति वैरी करता हुआ दिखेगा। कुछ लोग डेफिनेटली स्ट्रेस में है क्योंकि उन्हें सक्सेसफुल नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, और उन चीज़ों को वो किसी से शेयर भी नहीं कर रहा है, या उनके पास ऐसे रिसोर्सेस नहीं है जिससे वो प्रॉपर गाइडेंस उन्हें मिल पाए और चीज़ों को वो अच्छे से हैंडल कर पाए। तो डेफिनेटली अगर उन लोगों को कंसिडर करते हुए इसका आंसर दोगे तो डेफिनेटली जो एजम्पशन 1 है वो आपको करेक्ट होता हुआ दिखेगा। बट डेफिनेटली 100% लोग इस चीज़ से नहीं होते हैं, उनके पास कुछ ऑप्शन भी होते हैं, जैसे कि कुछ लोग हुए उनके पास भी सेम कंडीशन है, बट उन्होंने क्या किया कि रिलेटिव से या फ्रेंड से शेयर किया, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिला, तो डेफिनेटली वो अपने जो है ना स्ट्रेस में वो नहीं रहते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन में जो दो हमारा एजम्पशन था वो करेक्ट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों आखिर हमारा जो ऑप्शन बी बोथ आर्गुमेंट 1 और 2 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, ये कैलेंडर से है, फाइंड द डे नेम ऑफ 24 मार्च 2006। अब 24 मार्च हमें डेट दे दिया है, ये कौन सा दिन है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें अगर बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है तो हमें क्या है ना, कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर, तभी हम लोग बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2006 से सबसे नियरेस्ट सेंचुरी ईयर हमारा 2000 है, 2000। और सेंचुरी ईयर में होता क्या है कि नंबर ऑफ ऑड डेज जो होता है ना वो 0 होता है, और जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें जो नंबर ऑफ ऑड डेज होता है नॉर्मल ईयर के लिए वह 1 होता है, और जो लीप ईयर होता है ना उसमें जो नंबर ऑफ ऑड डेज होता है वो 2 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सेंचुरी ईयर से चीज़ें ऑड डेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ 2000 सेंचुरी ईयर है, फिर 2000 के बाद आएगा 2001, 2, 3, 4, 5, तभी हमारा आएगा 2006। तो यहाँ पे जो अगर आप देखोगे नंबर ऑफ ऑड डेज होगा 0। 2001 जो है वो नॉर्मल ईयर था तो नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो जाएगा 1। 2002 भी ऑड डेज जो होगा 1 होगा क्योंकि नॉर्मल ईयर है। 3 भी 1 होगा नॉर्मल ईयर की वजह से। 2004 जो है वो लीप ईयर था तो इससे क्या होगा नंबर ऑफ ऑड डेज 2 हो जाएगा। 2005 जो है हमारा हो जाएगा नॉर्मल ईयर तो नंबर ऑफ ऑड डेज हो गया 1। यहाँ तक हमने अगर देखा तो ऑड डेज कितने हो गए 1, 2, 3, 2, 5 और 1, 6। हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज टिल 2005 है 6। अब हम लोग क्या है कि तो मार्च 2006 का हमें कैलकुलेट करना है। तो अब अगर आप 2006 में जनवरी मंथ की बात करूं तो नंबर ऑफ ऑड डेज अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आप देखोगे 31 दिन का महीना होता है जनवरी, तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो जाएगा 3। फरवरी जो हमारा 2006 है वो हो जाएगा आपका नॉर्मल ईयर है, इट मीन्स कि 28 डेज की वजह से जो ऑड डेज होगा फरवरी मंथ में वो होगा 0। अब हमें क्या है मार्च में मतलब 24 मार्च तक तो हमें कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हम लोग पूरा मार्च मंथ कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आप 24 डेज जो मार्च मंथ का है उसे देखोगे तो 21 दिन में तो आपको पूरा एक मतलब देखा जाए तो मार्च मंथ में टिल 24 मार्च तक अगर आप ऑड डेज की मैं बात करूं तो आपको आएगा 3। तो हमने ऑड डेज यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो गया 6 + 3 9 + 3 हमारा हो गया 12। तो हमने जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज अभी तक कैलकुलेट किया
ये आया 12। अब 12 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा रिमाइंडर 5। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते कैसे हैं कि मंडे को हम लोग 1 मानते हैं, ट्यूसडे को हम लोग 2 मानते हैं, वेडनेसडे को हम लोग 3 मानते हैं, थर्सडे को हम लोग 4 मानते हैं, फ्राइडे को हम लोग क्या बोलते हैं 5, सैटरडे 6। तो हमारा क्या था 5 बचा था, 5 जो है फ्राइडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मीन्स कि जो हमारा 24 मार्च 2006 होगा वो फ्राइडे होगा। आपको हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो, आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा कि कैसे है। इसी तरह मतलब आप क्या करो ना, जो डेट है आप इसी तरह ले लो, आप सेंचुरी ईयर से उसे कैलकुलेट करो कि कितने नंबर ऑफ ऑड डेज है। मैंने बता दिया, जैसे नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होता है, लीप ईयर में 2 होता है, सेंचुरी ईयर में 0 होता है। फिर जितने डेट तक आपको करना है उस डेट तक का आप नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करो, सबको ऐड करो, 7 से डिवाइड करो, जितना भी आता है। अगर यहाँ पे जस्ट सपोज आपका रिमाइंडर 1 आता तो हमारा वो मंडे को रिप्रेजेंट करता है, 2 आता है ट्यूसडे को, बट हमारे यहाँ 5 आया था तो इट मीन्स फ्राइडे। तो जो 24 मार्च 2006 है वो फ्राइडे है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो हमारा 18 सितंबर 2018 शिफ्ट 1 में आया था। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन आए थे और कैसे सॉल्व करना है। अगले वीडियोस में हम लोग फिर पिछले साल के कोई एक पेपर को डिस्कस करेंगे रीजनिंग सेक्शन में, कैसे क्वेश्चन आए थे और कैसे हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके फ्रेंड ग्रुप डी के एग्जाम को देने वाले हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी आइडिया लग पाए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे रीजनिंग में और कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि उनको भी ये चीज़ें हेल्पफुल हो पाए एग्जाम प्रिपरेशन में। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो पाए। सो थैंक यू फॉर टुडे।